Good morning, students. We are studying unit first from plus one science, and we have discussed about significant figures in our previous lecture. Today, we are going to study next topic, laws of chemical combination. Laws of chemical combination. Dear students, as we studied in starting about the definition of chemistry, in which we studied that chemistry is the branch of science which deals with the structure, composition, and properties of matter, and the changes which it undergoes, and the laws of chemical combination which govern the formation of this matter. तो हम यहाँ पर आज जो बात करेंगे कि वो कौन से केमिकल लाज हैं, लाज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हैं जो मैटर की फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर या प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से जो है मैटर फॉर्मेशन होती है। तो उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। वी हैव 5 लाज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, कांस्टेंट कंपोजिशन, और इसको दूसरा बोल सकते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये भी इसी का नाम है। और थर्ड वन इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। And fourth one is law of reciprocal proportion. And fifth one is law of combining volumes, law of combining volumes, or it is also known as Gay-Lussac law, Gay-Lussac law. So these are 5 laws of chemical combination which we are going to study one by one. First law is law of conservation of mass. So we are going to study these laws first one by one. First law is law of conservation of mass. This law was given by Antoine Lavoisier. This law was given by Antoine Lavoisier in 1789. This law mainly deals with the masses of reactants and products. According to this law, in all physical and chemical changes, in all physical and chemical changes, total mass of reactants, total mass of reactants is equal to total mass of products. इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, जितने भी फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं उन सभी में टोटल मास रिएक्टेंट्स का टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स के बराबर होता है। और इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज mass can neither be created, mass can neither be created nor destroyed। यानी कि जो मास है ना तो उसको क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। आपको पता है रिएक्टेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन करते हैं, प्रोडक्ट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो आफ्टर केमिकल रिएक्शन फॉर्म होते हैं। तो रिएक्टेंट जो बिफोर रिएक्शन जो रिएक्टेंट है उनका अगर मास का सम किया जाए और आफ्टर रिएक्शन जो प्रोडक्ट बने उनके मास का सम किया जाए तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। इट कैन बी एक्सप्लेन फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल्स। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज से रिलेटेड एग्जांपल की बात करते हैं। आइस is converting into water
ice is converting into water. Let us take fixed amount of ice in a conical flask. कॉनिकल फ्लास्क जो जिसमें टाइट्रेशन फ्लास्क भी बोलते हैं जिसको, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हमने आइस क्यूब लिया है या फिर स्मॉल अमाउंट आइस की ली है, और फिर हमने उसको क्या कर दिया, कॉर्क लगा करके उसको क्लोज कर दिया, बंद कर दिया. एंड देन वी नोटेड डाउन इट्स वेट. हमने फिर उसका वेट नोट किया बाय डिजिटल मेजरमेंट. उसका वेट नोट करने के बाद आफ्टर मेजरिंग इट्स वेट, व्हेन वी हीटेड इट to small temperature, then what we see, ice gets converted into water. जब हमने इसको हीट किया, आइस जो वाटर में कन्वर्ट हो गया. आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू वाटर अगेन वी वेट इट. हमने उसका वेट किया. देन व्हाट वी सी दैट द वेट ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ आइस वाज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ लिक्विड. जो वाटर का वेट है आइस की फॉर्म में और आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू वाटर, इसमें जो वेट आया दोनों क्या है, सेम है. तो आइस का वाटर में कन्वर्ट होना, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाना, दिस इज द फिजिकल चेंज. तो इस फिजिकल चेंज में हमने क्या देखा, बिफोर चेंज जो है वेट सेम है, आफ्टर चेंज जो है वेट सेम है. सेम वी कैन टेक अनदर एग्जांपल, केमिकल चेंज. केमिकल चेंज की बात करें. सो डियर स्टूडेंट्स, केमिकल चेंज के लिए एक साइंटिस्ट है लैंडोल्ट साइंटिस्ट का नाम है. लैंडोल्ट टुक एन एक्सपेरिमेंट. उसने एक एक्सपेरिमेंट किया. क्या एक्सपेरिमेंट किया उसने एच शेप की एक ट्यूब ली. क्या लिया उसने, एच शेप की एक ट्यूब ली, और उस ट्यूब के अंदर उसने क्या किया, 2 सॉल्यूशन लिए. एक सॉल्यूशन उसने लिया सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, AgNO3 सॉल्यूशन, और एक सॉल्यूशन उसने लिया NaCl सॉल्यूशन. सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन और सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन लिया. बोथ सॉल्यूशन आर प्रेजेंट इन डिफरेंट लिम्स ऑफ दिस एच शेप ट्यूब. एच शेप की ट्यूब में दोनों लिम्स के अंदर उसने सॉल्यूशन लिया. एंड देन दीज ट्यूब्स आर ब्लॉक्ड बाय कॉर्क लगा करके इन दोनों ट्यूब्स को क्या कर दिया उसने, ब्लॉक कर दिया. उसके बाद क्या किया उसने, देन ही नोटेड डाउन इट्स वेट. फिर उसने इस ट्यूब का वेट नोट किया, कंटेनिंग 2 डिफरेंट सॉल्यूशन इन डिफरेंट लिम्स, AgNO3 सॉल्यूशन और NaCl सॉल्यूशन जो है, इन दोनों को डिफरेंट लिम्स में डाल करके वेट किया. आफ्टर दैट वेट करने के बाद उसने क्या किया, इस जो ये ट्यूब है एच शेप ट्यूब, इस ट्यूब को उसने टिल्टेड किया. उसने ऐसे ऊपर नीचे किया. ऊपर नीचे करने के बाद क्या हुआ, ये दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए, और मिक्स होने के बाद इनके बीच में क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुई. केमिकल रिएक्शन कौन सी हुई है, AgNO3 प्लस NaCl both react together to give AgCl plus NaNO3. AgNO3 silver nitrate, NaCl sodium chloride both were colorless, but after chemical reaction white precipitate of AgCl were formed. AgCl के white precipitate बने, और white precipitate बन के तो क्या होगा, नीचे बैठ गए, और रिमेनिंग जो है सोडियम नाइट्रेट जो है वो कलरलेस फॉर्म में इसके ऊपर प्रेजेंट रहा, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहा. तो जब ये केमिकल रिएक्शन हुई, दोबारा से फिर उसने क्या किया, इस ट्यूब का दोबारा से वेट किया. देन ही फाउंड दैट वेट ऑफ ट्यूब बिफोर केमिकल रिएक्शन वाज इक्वल टू वेट ऑफ ट्यूब आफ्टर केमिकल रिएक्शन. तो यहाँ से क्या कंफर्म हो जाता है कि केमिकल रिएक्शन होने से पहले भी वेट सेम था, और केमिकल रिएक्शन होने के बाद भी वेट सेम है. इट मीन्स मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. इसका मतलब ना तो मास को हम क्रिएट कर सकते और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते. इट रिमेन सेम इन ए केमिकल रिएक्शन. तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. एंड द सेकेंड वन इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन या फिर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ
according to this law, in a chemical compound same elements सिंपली लिख सकते हैं एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए फिक्स्ड रेशो बाय मास। यानी कि कोई भी केमिकल कंपाउंड हो, उस केमिकल कंपाउंड में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो एलिमेंट एक फिक्स रेशो में, मास के अकॉर्डिंग फिक्स रेशो में प्रेजेंट होते हैं और हमेशा वो रेशो फिक्स होते हैं। इट कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग एग्जांपल। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ H2O। H2O की अगर बात करें तो H2O में क्या है, एक हाइड्रोजन एलिमेंट हाइड्रोजन है, दूसरा एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन एलिमेंट के 2 एटम है, ऑक्सीजन एलिमेंट का एक ही एटम है। मास ऑफ 1 हाइड्रोजन इज 1U, मास ऑफ 2 हाइड्रोजन इज 2U। तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा 2U और मास ऑफ ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन इज 16U। तो रेशो ऑफ मास रेशो यानी कि इनके मास का रेशो क्या है 2U और 16U। तो उसको डिवाइड करें 2 से तो क्या हो जाएगा 1U रेशो 8U। यानी कि वी कैन सिंपली राइट इट एज 1:8। इन H2O रेशो ऑफ mass of hydrogen and oxygen is 1:8 and this ratio is always remains same whether the water is taken from well, from lake, from river, from ocean। चाहे वाटर आपने कहीं से भी लिया हो, कोई भी वाटर सैंपल लें तो किसी भी वाटर सैंपल में चाहे किसी भी सोर्स से लिया गया हो तो उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बाय मास जो रेशो रहेगा हमेशा वो क्या रहेगा 1:8 रहता है। We can also understand it by taking another example. Let us take example of CO2, carbon dioxide। In carbon dioxide 2 elements carbon and oxygen are present। mass of carbon कितना होता है 12U। mass of oxygen यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो दोनों का लेंगे 1 ऑक्सीजन 16 होता है, 2 ऑक्सीजन 32U हो गया। तो डिवाइड करेंगे 4 से, ये हो जाएगा 3U रेशो 4 3 12 और फिर 4 8 32 8U। हेयर रेशो कम्स आउट टू बी 3:8। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशो है 3:8 है। कितना है 3:8 किसमें इन CO2। अब बात आती है जो CO2 है किसी भी सोर्स से हम बनाएं तो उसमें जो CO2 प्रोड्यूस होगी उसका रेशो हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन का 3:8 ही आएगा। मान लो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं, हमें पता है कि इसको हीट करने पर CaO+CO2 बनता है। तो एक इस सोर्स से हमने CO2 गैस को प्रोड्यूस किया, कोयला जो उसको बर्न किया उससे भी हमने क्या CO2 गैस को बनाया। दूसरा सोर्स ये है CO2 का, ये है CaCO3 + HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं CaCl2 + H2O + CO2। तीसरा सोर्स ये है, यहाँ से भी CO2 गैस को प्रोड्यूस किया है। एंड फोर्थ वन इज NaHCO3 बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको अगर हीट करें तो यहाँ से भी क्या बनेगा Na2CO3 + H2O + CO2। इसमें भी CO2 गैस प्रोड्यूस हुई। तो कहने का मतलब क्या है कि हमने यहाँ पर 4 अलग अलग केमिकल रिएक्शन किए, चारों रिएक्शंस में CO2 गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो CO2 गैस जो भी प्रोड्यूस हो रही है सभी में, तो इन सभी CO2 मॉलिक्यूल्स के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशो होगा मास के अकॉर्डिंग हमेशा फिक्स रहेगा, दैट इज 3:8 रहता है। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। थर्ड इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल मीन्स many proportion ratio। when 2 elements combine to form 2 or more chemical compounds। अगर कोई 2 एलिमेंट 2 या 2 से ज़्यादा केमिकल कंपाउंड बनाते हैं, then the masses of one of the elements, यानी कि उन दोनों एलिमेंट में से एक एलिमेंट जो है उसके डिफरेंट मासेज
विच कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ अदर। मान लो दो एलिमेंट हैं ए एंड बी, और टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर केमिकल कंपाउंड्स। ये दोनों दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं। देन द मास इज ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट्स। जो एलिमेंट ए है और ये एलिमेंट बी है, एलिमेंट बी का एक तो इसके साथ AB2 बना रहा है, एक इसके साथ मान लो AB3 बना रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, मासीज ऑफ एलिमेंट्स। तो बी एलिमेंट के दो अलग अलग मासीज हैं, यहाँ पर 2 बी हैं, यहाँ पर 3 बी हैं। तो बी एलिमेंट के दो अलग अलग मासीज हैं, किसके साथ कंबाइन हो रहे हैं, फिक्स मास ऑफ अदर, यानी कि ए के फिक्स मास के साथ कंबाइन हो रहे हैं। देन बियर ए सिंपल रेशो टू वन अनदर। कौन से, ये जो डिफरेंट मासीज एक फिक्स मास के साथ कंबाइंड हुए हैं, तो ये जो B2 रेशो B3 है, ये एक सिंपल रेशो होता है। क्या होता है, ये सिंपल रेशो होता है। इट कैन बी अंडरस्टूड बाय टेकिंग एग्जाम्पल। एग्जाम्पल को लेंगे, देखो कैसे। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट के कंपाउंड लेते हैं। देखो ध्यान से देखना, C और O। हमने क्या किया, कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट लिए, तो हम इनसे मिलकर के दो कंपाउंड बनाते हैं। एक कंपाउंड बनाया हमने CO2 और दूसरा कंपाउंड बनाया हमने CO। एक कंपाउंड क्या बनाया, CO2, ऐसे लिख लो, CO और CO2। इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन की दो डिफरेंट मास। ऑक्सीजन का यहाँ पर मास कितना है, 16U, यहाँ पर कितना है 12U, यहाँ पर कितना कार्बन का 12U, इसका कितना हो गया 32U। तो ऑक्सीजन के डिफरेंट मासेज 16U एंड 32U, दीज टू डिफरेंट मासेज कंबाइंड विद फिक्स मास ऑफ कार्बन, और दो अलग अलग कंपाउंड बना दिए। देन दीज मासेज 16U एंड 32U, दीज टू बियर ए सिंपल रेशो। रेशो कितना हो गया, रेशो ऑफ ऑक्सीजन इन बोथ कंपाउंड इज 16U रेशो 32U, that is 1:2। This is the law of multiple proportion. We can understand it by taking another example also। जो मैंने AB2 और AB3 लिखा है, इसी का एग्जाम्पल हम लेते हैं। कंपाउंड ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन। कंपाउंड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो एक एलिमेंट सल्फर होगा, दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन। अब हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन के दो डिफरेंट मास लेते हैं। एक तो हमने ले लिया SO2 की फॉर्म में, एक ले लिया SO3 की फॉर्म में, यानी कि एक मास ले लिया ऑक्सीजन का हमने 32U, दूसरा कितना ले लिया 48U। एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 2 का 32U, और 3 ऑक्सीजन का 48U। तो डिफरेंट मासेज ऑफ ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, सेम मास ऑफ अदर एलिमेंट के साथ कंबाइन होते हैं। कितना इसका 16U, इसका भी कितना है 16U। देन डिफरेंट जो मासेज हैं 32U और 48U, दीज टू मासेज बियर ए सिंपल रेशो टू वन अनदर। तो ये दो डिफरेंट मास दोनों एक दूसरे के साथ रेशो जो रखेंगे, सिंपल रेशो रखेंगे। 32U रेशो 48U, इसको हम 16 से डिवाइड करेंगे, 16 टू द 32U, 16 3 जा 48, 3U। तो रेशो कितना है 2:3। इट मीन्स रेशो ऑफ डिफरेंट मासेज ऑफ ऑक्सीजन विच कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ सल्फर इज ए सिंपल होल नंबर रेशो, सिंपल रेशो। दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट वन इज फॉर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। हमने लास्ट जो पढ़ा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, उसमें हमने पढ़ा है कि दो एलिमेंट हैं और दोनों में से एक एलिमेंट के डिफरेंट मास दूसरे के फिक्स मास के साथ कंबाइन होते हैं। बट यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, रेशो ऑफ मासेज ऑफ टू एलिमेंट्स। दो एलिमेंट अब की बार डिफरेंट है A एंड B, विच कंबाइन सेपरेटली, जो सेपरेटली एक तीसरे एलिमेंट C के साथ कंबाइन होते हैं, और C का मास फिक्स है। A भी C के फिक्स मास के साथ कंबाइंड होगा, B भी C के फिक्स मास के साथ कंबाइंड होगा। क्या करने के लिए, 2 या 2 से ज़्यादा 2 और 2 कंपाउंड बनाने के लिए। इज आइदर
अब ए जो सी के साथ कंबाइन हो रहा है फिक्स मास ऑफ सी के साथ, बी जो सी के फिक्स मास के साथ कंबाइन हो रहा है, तो ए और बी का जो रेशो होगा, तो जो उस फिक्स मास ऑफ कंपाउंड सी के साथ है या तो उसके जैसा सेम होगा या उसका मल्टीपल होगा। रेशो ऑफ मासेज इन विच ए एंड बी कंबाइंड डायरेक्टली विद ईच अदर। दोबारा से समझा रहा हूँ, देखें, दो एलिमेंट है ए एंड बी, दोनों सेपरेटली अलग अलग जो है एक फिक्स एलिमेंट सी के साथ कंबाइंड हो रहे हैं और कंपाउंड बना रहे हैं। ए ने सी के साथ कंबाइंड होकर के फिक्स मास ऑफ सी के साथ जो कंपाउंड बनाया है उसका जो रेशो है, ए का जो मास उसमें यूज हुआ है और बी का जो है उसमें जो मास यूज हुआ है, तो वो जो रेशो है वो रेशो जब ए और बी डायरेक्टली आपस में कंबाइंड हो या तो उसके जैसा सेम होगा या सिंपल मल्टीपल होगा इसका, जब ए और बी आपस में कंबाइंड होते हैं। एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझ पाएंगे। लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ CO एंड थर्ड एलिमेंट इज H। ध्यान से देखना, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग साथ के साथ समझा रहे हैं। दो एलिमेंट हो गए ए और बी, यानी कि कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये दोनों फिक्स मास ऑफ थर्ड के साथ कंबाइन होंगे। कार्बन फॉर्म्स CH4, कार्बन क्या कर रहा है, CH4 बना रहा है। ऑक्सीजन फॉर्म्स H2O, ऑक्सीजन क्या बना रहा है, H2O। तो यहाँ पर आप देखेंगे कार्बन क्या बना रहा है, CH4, और ऑक्सीजन क्या बना रहा है, H2O। तो कार्बन में क्या हो रहा है, कार्बन में क्या, ध्यान से देखिए, कार्बन तो CH4 बना रहा है, ऑक्सीजन H2O बना रहा है। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, कार्बन का मास होता है 12, तो 12 पार्ट्स ऑफ कार्बन कंबाइन विद 4 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ से क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन। बट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो हमने क्या बोला था, थर्ड एलिमेंट का मास सेम फिक्स मास के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का मास, हाइड्रोजन का मास 2 पार्ट्स है, तो हम इसको 4 पार्ट अगर करें तो 2 पार्ट के साथ ऑक्सीजन 16 पार्ट कंबाइन हो रहा है, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, 32 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद, किसके साथ कंबाइन होंगे, 4 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन। अब इन दोनों में से ध्यान से देखेंगे, जब कार्बन ने 4 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाया, यानी इसके 12 पार्ट्स यूज हुए और यहाँ पर इसके कितने 16 पार्ट्स यूज हुए ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ से जो रेशो आया है, अब यहाँ से रेशो क्या होगा, रेशो ऑफ C&O दैट इज 12:32, क्योंकि फिक्स मास हाइड्रोजन के 4 पार्ट के साथ इसका 12 पार्ट है, इसके फिक्स पार्ट 4 के साथ ऑक्सीजन का 32 है, तो यहाँ से जो रेशो आया 3:8 आया। इफ बोथ C and O डायरेक्टली फॉर्म CO2, अगर दोनों डायरेक्टली CO2 बनाते हैं तब भी रेशो कितना होता है, 12:32, और ये क्या आएगा 3:8। तो यहाँ से जब दो अलग अलग एलिमेंट तीसरे के फिक्स के साथ कंबाइंड हो रहे हैं तो उसमें जो रेशो आया है, और जब दोनों डायरेक्ट कंबाइंड हो रहे हैं उसमें जो रेशो आया है, या तो वो सेम होता है या एक दूसरे के सिंपल मल्टीपल होता है। इस केस में क्या आ गया है, रेशो क्या है आपका, सेम आया है। आपको नेक्स्ट जो ट्राई करना है वो आपको सल्फर के साथ करना है, सल्फर का, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का करना है। किसका करना है, सल्फर का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का करना है, तो आपको प्रॉब्लम दी जाएगी। एंड द लास्ट वन इज Gay-Lussac law of gaseous volumes। When gases react together they always do so। जब गैसेज एक दूसरे के साथ रिएक्शन करती हैं तो हमेशा they do so in volumes, वो वॉल्यूम में करती हैं, which bear simple ratio to one another and to the volume of product। तो जब गैसेज रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाती हैं
तो गैसेज जो रिएक्शन करती है तो उनके वॉल्यूम भी एक सिंपल रेशो में होते हैं, आपस में भी सिंपल रेशो में होते हैं, और टू द प्रोडक्ट के साथ भी सिंपल रेशो में होते हैं, मीन्स वो फ्रैक्शन में नहीं होते। जैसे यहाँ पर वन वॉल्यूम कंबाइंड होकर के टू वॉल्यूम बना रहे हैं, तो रेशो ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या है, 1:1:2। यहाँ पर 1 मोल इंटू गैस रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ H2 टू गिव 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पर रेशो क्या होगा, 1:3:2। दिस इज ऑल अबाउट chemical combinations, and I hope you got it very well. Next we are giving assignment for today. So dear students, this is homework or assignment for today. Thank you and have a nice day.